गुजरात की कौन सी कंपनी को बिना टेंडर उत्तराखंड में मिलने वाला है 98 करोड़ का प्रोजेक्ट? क्या है उत्तराखंड शिक्षा विभाग के दुगने बजट और छात्र संख्या 72,000 कम होने की पूरी कहानी? राज्य में बारिश के तौड़ के बीच कैसी है पंचायत चुनाव की तैयारी? और क्या है डिजिटल इंडिया की लहर में उत्तराखंड में टू टू संचार क्रांति? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफलटी लाइव। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी कस्बों पर बने सरकारी दफ्तरों में कही जाने वाली सबसे कॉमन लाइन है, काम नहीं हो पाएगा दाजू, सर्वर डाउन है। देश के बाकी कोनों में डिजिटल इंडिया के प्रभाव से जुड़े आंकड़े आप टीवी, अखबार और सरकारी विज्ञापनों में देख और पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अब दुर्गम गांव के लोगों की डिक्शनरी में डिजिटल इंडिया ने सर्वर डाउन जैसा एक अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया है। सब्जी वालों के ठेले पर क्यूआर कोड का फोटो दिखाकर देश भर में डिजिटल इंडिया का डंका पीटा जा रहा है। ये दावा सही भी है, क्योंकि क्यूआर कोड से पेमेंट लेने और देने की बात को ही अगर डिजिटल इंडिया माना जा रहा है तो ठेलों पर लगे क्यूआर कोड से बेहतर विज्ञापन और क्या हो सकता है। देश भर में डिजिटल इंडिया के इन तूफानी दावों के बीच आप ईटीवी की मार्च 2025 की ये खबर देखिए, जो कहती है कि 5G की लहर के बीच उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में विद्यार्थी नेटवर्क खोज रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में डिजिटल इंडिया की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए आपको मैदान से महज कुछ किलोमीटर पहाड़ चढ़ने की जरूरत है। पहाड़ में डिजिटल क्रांति के असर को विकसित कहे जाने वाले नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाके में इसी साल मई के महीने हुए रोड एक्सीडेंट की एक घटना से समझा जा सकता है। यहाँ ओखलकांडा ब्लॉक के पटरानी में दोपहर के समय एक बारात में शामिल गाड़ी खाई में गिर गई। नेटवर्क नहीं होने की वजह से मदद 1 घंटे देर से पहुंची। दुर्घटना में 3 लोगों की जान गई और 5 घायल हुए। स्क्रीन में दिखने वाली तस्वीर ओखलकांडा की है, जिसे दैनिक जागरण 2023 से चस्पा कर ओखलकांडा ब्लॉक के हाल बयां कर रहा है। 2023 से 2025 में ओखलकांडा के हालात कितने बदले हैं, वो मई महीने की घटना बता रही है। अब अगर विकसित कहे जाने वाले नैनीताल से लगे पहाड़ के ये हाल हैं, तो आप सोचिए अन्य पहाड़ी जिलों के क्या हाल होंगे। वैसे दूरसंचार विभाग की अंतिम रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 845 गांव ऐसे हैं जहां फोन की घंटी नहीं बजती है। पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी ऐसे जिले हैं जिनके 100 से ज्यादा गांव में फिलहाल सूचना क्रांति की टू ही पहुंच पाई है। बाकी उत्तराखंड में जियो नेटवर्क के सबसे ज्यादा करीब 46 लाख यूजर्स हैं, जबकि वीआई और एयरटेल के करीब 41 लाख यूजर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में अब भी करीब 13 लाख बीएसएनएल यूजर्स हैं। दूर दराज के इलाकों में लोग फोन पर बात करने के लिए अभी भी बीएसएनएल का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी बीएसएनएल का इंटरनेट कितना तेज है, ये किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर को ही उत्तराखंड मानते हैं तो डिजिटल इंडिया की ये क्रांति पूरे उत्तराखंड में डंका बजा रही है। पर अगर आप इसमें पहाड़ शामिल करेंगे तो शायद आपको भी टू से ज्यादा कुछ न सुनाई दे। वैसे हमारी सरकारें अपने कामकाज में पहाड़ को कितना शामिल करती हैं, उसका एक उदाहरण बरसात के मौसम में होने वाले पंचायती चुनाव है। इसी हफ्ते स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक डाटा पब्लिश किया है, जिसके अनुसार उत्तराखंड में इस साल जून के महीने 20 लोगों की जान प्राकृतिक आपदा में गई है। अगर बात पिछले मानसून सीजन की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग ने 82 लोगों को मृत घोषित किया था और 28 ऐसे लोग थे जिनके शव ही बरामद नहीं हुए थे। ईटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले मानसून सीजन में उत्तराखंड में 255 करोड़ की सड़कों का नुकसान हुआ और 4000 से ज्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा। पिछले मानसून सीजन में इतना नुकसान झेलने के बावजूद इस साल मानसून सीजन में उत्तराखंड में पंचायती चुनाव की धूम है। जाहिर है पंचायती चुनाव अधिकांशतः पहाड़ी इलाकों में होने हैं, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम लोकतंत्र की इस छोटी और महत्वपूर्ण इकाई में किस हाल में भागीदारी करेंगे। बाकी जिस तरह से सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्र शहरी निकायों में शामिल किए जा रही है, उसमें आने वाले वक्त में पहाड़ के ग्रामीणों की आवाज़ उनके जिला मुख्यालय तक पहुंच जाए, वो ही काफ़ी है। नेताओं का धर्म है केवल चुनाव लड़ना, फिर चाहे जनता गाड़ में बगे या बोल्डरों में दबे, उन्हें तो केवल अपने वोट से मतलब है। मानसून के तौड़ में पंचायती चुनाव का ये फैसला उत्तराखंड सरकार का एकमात्र जादुई फैसला नहीं है। आज हम आपको उत्तराखंड शिक्षा विभाग का एक जादुई कारनामा सुनाते हैं। इस साल अप्रैल के महीने सरकार 7 सदस्यों वाली एक कमेटी गठित करती है। इस कमेटी का काम था उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने के कारणों की जांच करना।
इस सप्ताह कमेटी ने अपनी 24 पन्नों की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को दी है। दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम होने का एक कारण छात्र और शिक्षकों को साल भर अलग अलग कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल करना बताया गया है। बच्चे स्कूल में पढ़ने की बजाय 56 प्रकार की गतिविधि, रैली और दिवस जैसे आयोजनों में फंसे रहते हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के पदों का खाली होना, शिक्षकों के समय पर प्रमोशन और नियुक्ति न होना और शिक्षकों का अपने स्कूल के 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर न रहने भी इसके कारण गिनाए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों को भी सरकारी स्कूलों में कम होते बच्चों का कारण बताया गया है। इस सब पर तुर्रा ये है कि 5 सालों में राज्य विद्यालयी शिक्षा का बजट दोगुना हुआ है और स्कूलों में साधन सुविधा न होने के कारण करीब 72,000 छात्र छात्रा सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। सरकारी स्कूल सिस्टम में इतनी खामियां गिनाने वाली 7 सदस्यों की इस कमेटी ने ये नहीं बताया कि ये बजट आखिर खर्च कहाँ हुआ है। यहाँ आपको दैनिक जागरण में छपी अशोक कैडियाल की एक रपट जरूर पढ़नी चाहिए। अशोक कैडियाल अपनी रपट में एक जगह लिखते हैं, रिपोर्ट में विभाग की कई खामियों को उजागर किया गया है। खामियां किस स्तर से हो रही हैं इसका जिक्र नहीं है। गठित समिति के अध्यक्ष खुद अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला हैं। समग्र शिक्षा के तहत केंद्र से मिलने वाली मोटी धनराशि सही जगह खर्च करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। सरकारी सिस्टम काम कैसे करता है उसे भी समझिए। जहां एक तरफ राजकीय स्कूलों में छात्र संख्या कम होने का कारण पता करने वाली कमेटी ने इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट दी है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के नाम पर राजकीय स्कूलों का विलय कर क्लस्टर स्कूल बनाने का फैसला अप्रैल के महीने ही ले चुका है। आम भाषा में क्लस्टर स्कूल का मतलब है कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मिलाकर एक बड़े स्कूल में शामिल करना। सरकार मौजूदा स्कूलों में सुविधा पहुंचाने के बजाय स्कूलों की संख्या ही घटा रही है। वैसे आपको ये पता होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्कूल आदि के लिए गांव के लोग अपनी निजी जमीन सरकार को दान देते हैं। लोगों की दान की गई जमीन पर खुले इन स्कूलों पर सरकार अब गुणवत्ता सुधार के नाम पर ताला ठोक रही है। सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग कहता है कि लोग अच्छी शिक्षा की तलाश में गांवों से पलायन कर रहे हैं, जबकि सरकार गांव में मौजूद शिक्षा व्यवस्था को भी ठप करना चाहती है। बच्चों से 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल खोलकर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार ला रही है। राज्य में अलग अलग गांवों में स्कूल बंद किए जाने का विरोध किया जा रहा है। गांव के लोगों का विरोध देहरादून में बैठे मंत्रियों तक कितना पहुंचता है ये किसी से छुपा नहीं है। खैर, अब बात करते हैं गुजरात की कौन सी कंपनी को बिना टेंडर उत्तराखंड में मिलने वाला है 98 करोड़ का प्रोजेक्ट। इस हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस ने उत्तराखंड में मौजूद बीटल्स आश्रम से जुड़ी एक खबर छापी है। 18 एकड़ में फैले इस आश्रम को स्थानीय रूप से 84 कुटिया आश्रम के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे ये आश्रम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर है। दिसंबर 2015 के आखिर में उत्तराखंड वन विभाग ने बीटल्स आश्रम को पर्यटन के लिए खोला था। दुनिया भर में फैब 4 के नाम से मशहूर जॉन लेनन, पार्क मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार 1968 में ऋषिकेश पहुंचे और महर्षि महेश योगी के आश्रम में जा रुके। इन युवाओं के रॉक बैंड बीटल्स के नाम पर ही दुनिया आज महर्षि महेश योगी के आश्रम को बीटल्स आश्रम के तौर पर जानती है। इसी बीटल्स आश्रम के रिनोवेशन से जुड़ी ऐश्वर्या राज की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। रपट में आरटीआई के हवाले से लिखा गया है कि उत्तराखंड के वित्त विभाग ने बीटल्स आश्रम के रिनोवेशन के लिए राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बिमल पटेल के नेतृत्व वाली अहमदाबाद की एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चयन को बिना किसी टेंडर के हरी झंडी दिखाई है। परामर्श की लागत 1.9 करोड़ रुपए एकमुश्त और सुपरविजन के लिए परियोजना की वास्तविक लागत का 4.75% शुल्क है। ऐश्वर्या अपनी रपट में लिखती हैं कि वित्त विभाग ने परियोजना को मंजूरी दे दी, लेकिन उसने वन विभाग से पहले से मंजूरी लेने की सिफारिश की और पर्यटन विभाग से बाजार सर्वेक्षण के आधार पर दरों की तर्कसंगतता और कंपनी को भुगतान की जाने वाली फीस सुनिश्चित करने को कहा था। वित्त और पर्यटन विभाग के बीच विवाद का कारण उत्तराखंड खरीद नियम 2017 के चैप्टर 4 का नियम 59 है। इस नियम में कहा गया है कि सिंगल सोर्स सलाहकार से सेवाएं तभी प्राप्त की जा सकती हैं जब उचित औचित्य दर्ज किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। 25 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग से अनुमोदन अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस तत्कालीन वित्त सचिव दिलीप जावलकर के हवाले से लिखता है कि उनकी जिम्मेदारी विभाग की फाइल पर सलाह देना है। इसके बाद विभाग क्या करता है यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वैसे पर्यटन विभाग इस कंपनी को वर्ल्ड क्लास बताते हुए अपने इस फैसले को सही इस आधार पर ठहरा रहा है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला है उसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और संसद के पास सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जैसी प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित किया था।